नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्मेश कठेरिया। विकसित भारत @2047 संकल्प से सिद्धि तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना 2047 तक हम सबको मिलकर के पूरा करना है। इसी सपने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना योगदान कर रहा है, अपने स्तर से भारत को जो है विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर विभिन्न जो है विशेषज्ञों से जो है साक्षात्कार लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी चुनाव को देखते हुए हमारा मतदान जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। इस मतदान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के विभिन्न जो है प्रतिनिधियों से हमने चर्चा की है और वो अपने समुदाय को अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि एक सक्षम और सशक्त सरकार बने। और उसके लिए जरूरी है कि 100% जो है वो वोटिंग होनी चाहिए। इन्हीं सारे विषयों पर हम चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं सुरेश विंचुरकर जी। सुरेश विंचुरकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सुरेश जी के बारे में बता देता हूं। सुरेश जी विवेक विचार मंच के कार्यकर्ता हैं और नागपुर में ओबीसी महासंघ के सक्रिय सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। जब भी कहीं कुछ अगर होता है तो सुरेश जी बिल्कुल जो है तत्परता के साथ जो है समुदाय और के लोगों के समाज के लोगों के लिए खड़े नजर आते हैं। तो बहुत बहुत पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। सुरेश जी, क्या वर्तमान समय में महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि आप मैं कहूँ कि पॉलिटिकल जुड़े हुए हैं, क्योंकि ओबीसी महासंघ की जैसे ही हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हक, दायित्व और आरक्षण की बात करेंगे। और एक तरफ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपके ही प्रधानमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक उसका भी एक कह सकते हैं मानसिक रूप से वैचारिक रूप से आपको एक लाभ तो मिलता ही है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं वर्तमान में विधानसभा चुनाव को और आप क्या अपने समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं? सर, एक्चुअली सर्वप्रथम मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके संविधान का सम्मान करता हूँ। पूरी जनता ही देश की सम्मान करती है। बिल्कुल। और एक 26 जनवरी 1950 के बाद आज 75 वर्ष हो रहे और उसी संविधान के चलते आज हमारे ओबीसी समाज को सारी सहूलतें मिलती है। आज हम हक से रह रहे हैं। मैं टोकूंगा कि केवल ओबीसी समाज को ही नहीं, भारत में सभी को बाबा साहब के संविधान के बदौलत या कहें बाबा साहब के प्रयासों के वजह से ही सबको अपना हक मिल रहा है। जी। और विशेष करके मैं एक बात यहाँ नमूद करना चाहता हूँ सर, कि इसी संविधान के चलते आज हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले वो ओबीसी समाज के देवगढ़ा जी थे, लेकिन उनको 1 ही साल मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस संविधान के चलते देश का प्रधानमंत्री का दायित्व मिला है। और हमारे मैं यहाँ टोकूंगा, मुझे लगता है इसमें संविधान का रोल नहीं है। मैं कहूंगा कि ये जो तीसरा दायित्व मिला है, जिम्मेदारी मिली है, वो कहीं ना कहीं उनके कामों के वजह से मिली है, क्योंकि सरकार ने वो सब भारत को दिया है। भारत को विश्व स्तर पे एक पहचान दी है। तमाम पक्षों को, अगर हम किसी भी पक्ष को लें, चाहे वो विकास के स्तर पे लें, चाहे वो अधिकारों के स्तर पे लें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लें, भारत की जो एक छवि उभर के आई है उसके लिए मोदी को देश दुनिया में जाना जा रहा है। जी। लेकिन मैं इसलिए इस बात को बोल रहा था कि विरोधी पक्षों ने भ्रम फैला के रखा था, उसको तोड़कर हमारे प्रधानमंत्री जी आए और आते ही उन्होंने हमारे ओबीसी समाज के लिए जो इतने सालों से मतलब कांग्रेस के 70 सालों में जो हुआ नहीं था, 12 बलूतेदार जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, सुनार, लोहार, कुम्हार, माली और सारे सुतार वगैरह सब लोगों को, उनको सर पहली बार एक विश्वकर्मा योजना लाकर उनको पहले प्रशिक्षण दिया। उस प्रशिक्षण के बाद उनको टूल्स के लिए 15,000 रुपए मुफ्त में दिए। उसके बाद में उनको 1 लाख तक का तुरंत लोन बैंक से मिल रहा है।
ताकि तुम एक स्वयं रोजगार बनो और दूसरे को भी रोजगार दो। इतना ही नहीं सर, तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले टर्म में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों को ये क्या बोलते भी कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए करके ये सारे जितने भी है सुनार का काम, लोहार का काम, फर्नीचर का काम, उसको सर एजुकेशन पॉलिसी में लाया। बिल्कुल, और बच्चों को उसमें मतलब जिसको हॉबी है, जिसको छंद है, उसको बचपन से वो पढ़ाया जाए। बिल्कुल, स्किल इंडिया का तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे वो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट हो। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ही स्टार्टअप को जो है एक बूम दिया, देश में पहचान दी है, और उसके बाद से तमाम चीजें, तमाम क्षेत्रों में भारत जो है दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ रहा है। अब मतलब अब युवा ये नहीं कह सकता है कि बेरोजगार है। हाँ, अगर आप देखिए सरकारी नौकरी की तरफ ही भाग रहे हैं तो वो लिमिटेशंस तो हर देश में है। देखिए अभी आप देखिए कि जैसे ही ट्रम्प सरकार बनी है तो उन्होंने खुद कहा है कि वो सरकारी नौकरियों में छटनी करेंगे, क्योंकि केवल सरकारी नौकरियों से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक देश में स्किल को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और जब तक जो है युवा जो है हिम्मत करके रोजगार में नहीं आएगा, चाहे आप चाइना का मॉडल देख लीजिए, तो वो इस सरकार ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर स्तर पे युवाओं को साधन उपलब्ध कराए हैं। और ये सच है सर कि सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और रोजगार देखिए, आप गुजरात में देखिए, राजस्थान में देखिए, आज राजस्थान के हल्दीराम जी नागपुर में आकर यहाँ व्यवसाय चालू करते हैं और पूरे दुनिया में उनका आउटलेट चलता है। तो हर कोई सरकारी, लेकिन मोदी जी ने पहली बार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो हर एक जाति के, हमारे ओबीसी के सारे लोगों के उनके कौशल का उसका उपयोग करके एक राष्ट्रीय नीति बनाकर सबको अपना स्वयं रोजगार के लिए एक प्रेरित किया है। ये हमारे ओबीसी समाज के लिए सर बहुत बड़ी बात है। आप अभी एजुकेशन लोन की बात कर रहे थे, नई चर्चा की, तो शायद पता नहीं आपको जानकारी हो कि अभी पिछले दिनों ही सरकार ने जो उसमें लोन में समस्याएं आती थी, तो उसको भी सरकार ने अभी पिछले ही दिनों खत्म कर दिया है। कोई गारंटी जमानत की जरूरत नहीं, और इतना सीधा व्यवहार किया है सर कि बैंक में अगर आपका काम नहीं होता, आप सीधा पीएमओ ऑफिस को लिखिए, तुरंत मतलब आपको जानकारी, ये सब फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक सही तरीके से शायद पहुंच नहीं पा रही है। सरकार इतने स्तरों पे इतना बेहतर तरीके से काम कर रही है कि मुझे लगता है विपक्ष के पास तो मुद्दे ही नहीं है। लेकिन हम सर आपको बता दो कि विवेक विचार मंच हमारा कार्य है कि समाज के वंचित लोगों के बीच जाकर, खाली ओबीसी नहीं तो बाकी भी अनुसूचित जाति, जनजाति, हम सभी लोगों के बीच जाकर सरकार की सारी योजनाओं का उनको महत्व बताते हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन बताते हैं और उनको सारे उनको मदद मिलने के लिए हम लोग मदद करते हैं सर। विपक्ष के 2-3 मुद्दे हम लोकसभा में भी देखते हैं, संविधान बदलने की बात, आरक्षण की बात, और इस तरह के मुद्दे कहीं बुनियादी रूप में तो आज के समय में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। बड़ा दुख लगता है सर कि इसी संविधान में जो लिखा है उसके नियम के अनुसार, घटना के अनुसार भारत के सर्वन्यायाधीश, बिल्कुल लोकसभा का चुनाव, इवन जो भी भ्रम फैला रहे विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी, इनकी भी शपथ संविधान के ऊपर ही होती है। सारा काम संविधान से चल रहा है, फिर भी ये बोलते कि संविधान खतरे में। तो लोग आजकल, हम जब इनकी बातें सुनते तो लोग हंसते हैं, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, इनका काम ही है विरोधी पक्षों का भ्रम फैलाना। लेकिन हम समाज में जन जागृति करते हैं कि कोई संविधान खतरे में नहीं है और संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नहीं, संविधान तो देखिए कभी भी खतरे में नहीं रहा है, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो शायद खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है, और इसीलिए वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो है संविधान का सहारा ले रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान तो अपने आप में एक संविधान है, वो संविधान खतरे में बोलना ही संविधान का, बाबा साहब के संविधान का अपमान है। ये तो अपमान, बिल्कुल जी। तो हम फिर वापस चले थोड़ा सा महाराष्ट्र के चुनाव की तरफ, और इस चुनाव में आप अपने, क्योंकि आप ओबीसी महासंघ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अपने जो है समुदाय के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सजगता जो है बताना चाहते हैं कि वो वोट करते समय किस तरह की चीजों को ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात है कि बढ़ चढ़कर जो है मतदान किया जाए, सबसे जो बड़ी बात।
सर, मैं इस लोकशाही के इस त्योहार में, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में, मैं हमारे ओबीसी महासंघ के द्वारा ओबीसी के 12 बलूतेदार सारे नागरिकों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में 20 तारीख को सब लोग अपने घर से बाहर निकलकर 100% मतदान करें। और विशेषता हमारे एक मजबूत राष्ट्र के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारे पंतप्रधान जो पूरे विश्व में अपने भारत का नाम कर रहे, हमारे सारे नागरिकों का ध्यान रख रहे, उनका हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करे, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। अब चूंकि आप नागपुर से हैं तो एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा। चूंकि गडकरी साहब रोड करी साहब के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं और गडकरी साहब को विकास पुरुष के लिए भी कह सकते हैं हम कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो जो गडकरी साहब को नहीं जानता हो या जो नाम ना लेता हो। तो चूंकि नागपुर में भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे नागपुर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उस दृष्टि को आप कैसे देखते हैं? सर, ये हमारे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है कि देवेंद्र फडणवीस जी अभी जो उप मुख्यमंत्री है और नितिन गडकरी जी, दोनों ने इतना सुंदर मतलब नागपुर के लिए काम किया है कि पिछले 10 सालों में सर करीबन 1 लाख करोड़ का काम पूरे नागपुर में हुआ है। और नागपुर अभी इतना सुंदर हुआ है कि जब कुछ लोग बाहर से नागपुर में काफी सालों बाद आते हैं, विदेश से आते हैं या पुणे मुंबई से आते हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे ये तो पहले का नागपुर है ही नहीं। तो हम भाग्यशाली खुद को समझते हैं कि हम इतने सुंदर शहर में हम रह रहे और हमको इतने अच्छे एक प्रभावी नेता मिले जो शहर का विकास कर रहे, और ऐसा ही विकास आगे चलने के लिए हम लोगों से आह्वान करते हैं को फिर एक बार चुन कर दे। समय लगता है, मुझे लगता है। देखिए, चूंकि सरकार ने आप देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा है, पूरे मतलब मैं समझता हूं कि देश के हर कोने में आज आप जो है पहुंच सकते हैं। ये जो है सरकार कि बड़े कार्यों में और हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकार स्किल इंडिया को लेकर के हो, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्तर पे हो, और चाहे वो देश दुनिया में भारत की छवि को लेकर के, जो पिछले 1 दशक में भारत की छवि जो है दुनिया में जिस तरह से जो है स्थापित हुई है और जिस तरह से भारत का लोहा माने जाने लगा है, कह सकते हैं। अभी आप देखिए कि अमेरिका के चुनाव में किस तरह से हिंदुत्व को लेकर के भारत में बात हुई। एक सवाल और, हिंदुत्व की चर्चा बार बार हमारे चुनावों में खास तौर से होने लगती है और तमाम तरह के नारे आने लगते हैं। बटोगे तो कटोगे भी नारा चल रहा है और ये कोई नई चीजें नहीं है। हमारे वेद पुराणों से लेकर के हमारे परिवारों में भी हमेशा ये बात कही गई है कि मिलजुल के रहें, और वही शब्द जो है हमारे माननीय नेतागण जो है वो बात कह रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। शायद उनके प्रस्तुति का थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एकजुटता की बात तो हमेशा से ही की गई है। कबीलों का जब हमारे समाज में कल्चर था, तब भी जब हम शुरुआती दौर में देखें समाज किस तरह से विकसित होता है, तो कबीले भी एकजुट होकर रहते थे। आज वही बात फिर से की जा रही है कि हमें एकजुट रहना है, मतलब हम किसी जाति पात और इस तरह की बातों में ना जाएं और हम एकजुट रहें। तो एकजुटता की जो बात है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, भाषण में कहा है, अभी भी महाराष्ट्र में कहा है कि हिंदुत्व बोले तो इस भारत देश में, भारत देश के ऊपर प्रेम करने वाला भारत देश के सभी नागरिक, इसमें कोई जाति का या इसमें कोई धर्म का सवाल ही नहीं। हिंदुत्व इस भारत देश की एक संस्कृति है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि उसको धर्म पे, जात पर, अरे ये हिंदू का प्रचार करे, ये हिंदू बोले तो कोई नया प्राणी है या कुछ है, ऐसा करके ये करे। जबकि हिंदू बोले तो इस भारत में रहने वाला हर आदमी देश के और उसका वो धर्म है कि भी हम देश की रक्षा करें, देश को एक साथ आगे बढ़ाए। और सर, एक्चुअली आपने जो जैसा बोला था कि इसमें देश में एकता कैसी रहेगी, उस देश में एकता रहने के लिए हम एकता रहेगी तभी हमारा देश मजबूत होगा। हमारे देश को आज भी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में या हमास और इसराइल के युद्ध में भारत को एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए ये इसलिए बुलाया जाता है कि हमारा देश एक संघ है। बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ लोग क्या है कि कटेंगे, तोड़फोड़, भ्रम, ये भ्रामक कल्पनाएं फैलाकर हमारे हिंदुत्व के, एकता के और उसके उस मुद्दे को थोड़ा सा मतलब गलत तरीके से लोगों में भ्रम फैला। तो ये थे सुरेश
पिंजरकर जी, जिन्होंने अपने समाज, अपने लोगों से अनुरोध किया है कि जो है बेहतर तरीके से एकजुट होकर के वोट जरूर करें। वोट करेंगे तो बेहतर सरकार बनने की उम्मीद जागेगी। वोट हमारा धर्म है, इस धर्म को हम अच्छे तरीके से अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूर निभाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। स्टूडियो में आए जी, बहुत बहुत नमस्कार।